मेरा नाम रेखा है। एक अनाथ बच्चा मेरे घर में सफाई का काम किया करता था। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि वो बच्चा कुछ बुरी तरह से डरा हुआ था। जब भी उसकी नज़र मेरे पति पर पड़ती तो उसका रंग अचानक से सफ़ेद पड़ जाता था। एक दिन मैं जैसे ही आधी रात के समय पानी पीने के लिए उठी, बराबर वाले कमरे से आई हुई आवाज़ों ने मुझे दहलाकर रख दिया था। किसी के रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर मैं दबे पांव जैसे ही अंधेरे कमरे में गई और बल्ब का बटन ऑन किया तो सामने का नज़ारा देखकर जैसे गुस्से से मेरा खून ही खौल उठा था, क्योंकि मेरे माता पिता मेरा रिश्ता तय करने जा रहे थे। हर माता पिता का अपनी बेटी के लिए यही आशीर्वाद रहता है कि शादी के बाद सदा सुहागन रहो और अपने पति के साथ हमेशा खुश रहो। मेरे माता पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी अच्छे परिवार में हो जाए। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती थी, मगर खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं था। मैं ज़्यादातर घर में रहती थी और घर के कामकाज संभालती थी। मैं एक घरेलू लड़की थी, तभी मुझे पढ़ने लिखने का और बाहर घूमने फिरने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे और भी भाई बहन थे, सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे थे और अच्छी सोच रखते थे। मेरे दो भाइयों की शादी हो चुकी थी और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी मेरी दो बहनें और थीं। पहले मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए मेरे लिए रिश्ते भी तलाश कर रहे थे। उन्हें मेरे हिसाब से एक अच्छा रिश्ता मिल गया था, हर्ष का रिश्ता, जो काफ़ी पढ़े लिखे थे और अच्छी नौकरी करते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके परिवार वालों का कहना था कि शादी के बाद लड़का लड़की दोनों अलग घर में रहेंगे, उनकी गृहस्थी भी अलग होगी। ये सुनकर मेरे माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हर्ष के दो भाई थे और वो दोनों ही अलग घर में अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते थे। माता पिता भी कोई नहीं थे और बहन भी कोई नहीं थी। हर्ष अकेले ही शादी से रह गए थे, इसीलिए उनके बड़े भाई उनकी शादी करवाना चाहते थे। उनकी भाभियों को मैं पसंद आ गई थी और मेरे माता पिता ने भी हर्ष को पसंद कर लिया था और इस तरह से मेरा उनके साथ रिश्ता पक्का हो गया था। हमारी हर्ष की फैमिली के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं थी। हम में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। फिर भी मेरे भाइयों को हर्ष के बारे में यही पता चला था कि वो एक अच्छा इंसान है। जिस घर में मैं विदा होकर जाने वाली थी, वो घर छोटा था, मगर मेरे लिए काफ़ी था। मेरे घर वालों को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। लगभग 6 महीने मेरा हर्ष के साथ रिश्ता लगा रहा। उसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों ने शादी कर ली थी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ चुकी थी। मेरी जेठानियाँ लगभग 2-3 दिन तक ससुराल में मेरे साथ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद वो लोग घर से ऐसे गायब हुई जैसे हमसे कोई संबंध ही न रखना चाहती हों। जाते समय उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अब ये घर तुम्हारा है और इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। अब अपने घर को और अपने पति को खुद संभालो। शुरू शुरू में हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चली थी। मैं हर्ष के साथ काफ़ी खुश थी, वो भी मेरे साथ खुश रहते थे। आखिरकार मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उनकी पसंद का खाना बनाया करती थी, घर साफ सुथरा रखती थी, वक्त से पहले उनके सारे काम कर दिया करती थी। उन्हें मेरी ये सेवा बहुत पसंद आती थी, मगर गुजरते हुए वक्त के साथ साथ न जाने उन्हें क्या होने लगा था। वो मुझसे अचानक दूर दूर भागने लगे थे। मेरे साथ उनकी मोहब्बत जैसे धीरे धीरे कम हो गई थी। मैं अपने मायके भी जाया करती थी। शुरू शुरू में वो मुझे खुद मेरे घर लेकर जाते थे। मेरे घर वालों से बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, उनके साथ समय गुजारते थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मेरे साथ मेरे मायके जाना भी बंद कर दिया और कहने लगे कि तुम खुद चली जाया करो, मैं काम से आकर थक जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आती थी उनकी बातों का मतलब। वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 1 साल बीत गया था। मैं गहरी नज़रों से अपने पति को देख रही थी। हमारी शादी को जैसे तैसे 1 साल गुजर गया था, मगर हमारे रिश्ते में अब वो बात नहीं रही थी। शादी की शुरुआत में हर पति पत्नी के लिए इस रिश्ते में बहुत खूबसूरती होती है। यहाँ तक कि शादी का रिश्ता 1 साल तक पूरा होना तो सिर्फ मामूली सा समय होता है और ये रिश्ता भी ज़्यादा पुराना भी नहीं होता। लेकिन मेरे पति मुझसे अब दूर भागने लगे थे। ये बात मुझे शुरू से नहीं, बल्कि अभी 3-4 महीने पहले से ही समझ आई थी। वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने में भी अब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। बस महीने में एक बार ही, वो भी मेरी मर्जी से। मुझे लगता था जैसे मेरा पति बदल गया है। मैं बहुत उदास रहती थी, इसलिए अपना मन लगाने के लिए जल्दी जल्दी अपने मायके जाती रहती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे उदास देखा
तो मेरी परेशानी की वजह पूछी। मैंने उनको बता दिया कि शादी के कुछ समय तक तो हर्ष बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन अब न जाने क्यों मेरे करीब आने से भी घबरा जाते हैं। माँ कहने लगी कि बेटी, शायद कहीं न कहीं तुमसे कोई गलती हो रही है। शायद तुम अपने पति को खुद अपने आप से दूर कर रही हो। मैं माँ की बात को समझ नहीं पाई थी। मैंने कहा, माँ, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने बताया कि हर पत्नी अपने पति को अपने बस में बड़ी आसानी से कर सकती है, और तुम्हें भी यही चाहिए कि अपने पति को हमेशा अपना दीवाना बनाकर रखो। अपने पति के लिए सजो संवरो, ताकि जब वो रात को थका हुआ काम से घर वापस आए तो तुम्हारी सुंदरता देखकर उसे खुशी और सुकून मिले। रात को उसके लिए नरम मुलायम बिस्तर तैयार करो, उसके साथ कमरे में अच्छी अच्छी बातें करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घर के कामों में व्यस्त होकर अपने पति की सेवा करना ही भूल जाती हो। मैंने कहा कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हर्ष की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन अब तो जैसे हम दोनों के रिश्ते के बीच झिझक पैदा हो गई है। मैं उनके लिए तैयार होकर रहती थी, उनके पसंद के कपड़े पहनती थी, बल्कि अभी भी मेरी यही आदत है कि मैं उनको बार बार बताती हूँ कि मुझे कौन से रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, मुझे कैसी पायल पहननी चाहिए, कैसी साड़ी पहननी चाहिए। मगर वो तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं देते। मगर अब तो वो मेरी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। मैं अगर उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो चेहरा फेर लेते हैं। मैं चाहकर भी उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे ये बात करके ही रहूँगी कि जिस तरह एक मर्द की फीलिंग्स होती हैं, इस तरह एक औरत की भी तो फीलिंग्स होती हैं। मैं अपनी जगह से खड़ी होकर अपने पति के पास जाकर बैठ गई थी। वो सोफे पर बैठे हुए थे और मैं उनके बिल्कुल नज़दीक बैठ गई। मुझे अपने इतने नज़दीक देखकर अचानक ही वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे और फौरन ही बाहर की तरफ बढ़ गए थे। उनका इस तरह का बेचैनी भरा अंदाज न जाने क्यों मुझे ठिठकने पर मजबूर कर गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं इस घर में अकेली हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पति के अंदर मोहब्बत रही थी, न मोहब्बत भरे जज्बात रहे थे। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि कहीं मेरे पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं आ गई। मगर फिर मैं यही सोचती थी कि अगर कोई दूसरी औरत होती तो मुझे कोई तो ऐसा सबूत मिलता जो मेरे इस शक को दूर कर देता। मैं काफ़ी देर तक वहीं सोफे पर बैठकर यही सब सोचती रही थी। मैं उनके घर आने का काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, मगर वो रात के किस समय घर आए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पहले जो घर कभी मेरा अपना हुआ करता था, जिसमें मैं सुकून की सांस लेती थी, अब वही घर मेरे अकेलेपन की वजह बन गया था। इस घर में मेरा दम घुटने लगा था, और शायद इसी वजह से कि मुझे अपने पति से अब कोई खुशी नसीब न रही थी। इसलिए मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। कमज़ोरी की वजह से मुझसे घर का ज़्यादा काम भी नहीं होता था। एक दिन मैं बाज़ार गई हुई थी, जब अचानक मेरी नज़र एक 13 साल के भीख मांगने वाले लड़के पर गई, जो कि बेहद कमज़ोर और फटे पुराने कपड़े में था। वो बेचारा हाथ में कटोरा लेकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा था। मुझे उसे देखकर बड़ा तरस आया। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो सड़क पार करके मेरे करीब भी आ गया और कहने लगा, दीदी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मैंने फौरन अपने पर्स से 50 रुपए निकालकर उसके कटोरे में डाल दिए थे। बेचारा न जाने किस मजबूरी में भीख मांग रहा था। वो मुझसे लेकर आगे बढ़ गया और बाकी लोगों से भीख मांगने लगा। न जाने क्यों उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों में घूमता रहा था। मुझे उससे बहुत हमदर्दी हो रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा से बाजार की उसी जगह पर गई, तो मैंने फिर से उस लड़के को देखा था। वो कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। कोई उसे पैसे दे रहा था तो कोई उसे धुतकार रहा था। उस दिन वो मेरे करीब नहीं आया था, बल्कि मैं उसके करीब गई और उसके सर पर हाथ फेरकर कहने लगी कि बेटा, तुम ये भीख मांगने का काम क्यों करते हो और किस लिए कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दीदी, तो फिर और क्या काम करूं? मेरे पिता नहीं है, मगर छोटे छोटे भाई बहन हैं और माँ है। माँ अक्सर बीमार रहती है। गरीबी ने हमें इतना घेर लिया है कि घर में एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। आखिर ऐसा कब तक चलता? मुझे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैं भीख मांगने पर उतर आया। मुझे भी ये काम पसंद नहीं है। मैं तो अपने मोहल्ले के लोगों के घरों में काम मांगने के लिए भी गया था और उनसे कहा था कि मुझे कोई काम दे दो, मगर हर किसी ने मुझे डांट कर भेज दिया और कहा कि तू कोई काम करने लायक नहीं है, तू भीख मांगने के लायक है। तो फिर अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैं भीख मांगने पर उतर आया। भीख मांगने से इतने पैसे तो मिल जाते हैं
कि हम दिन में एक वक्त की रोटी पेट भरकर खा लेते हैं। मैं तो पढ़ना भी चाहता हूँ दीदी, लेकिन नहीं पढ़ सकता क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया था। मैंने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझे अपना नाम मोहन बताया था। मैंने उसके गाल पर हाथ फेरा और कहा, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने कहा, दीदी आप सच कह रही हो? मैंने कहा कि हाँ सच कह रही हूँ। तुम जो काम करोगे मैं उसके तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी। वैसे भी मैं सारा दिन अपने घर में अकेली रहती हूँ। वैसे तो मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ, लेकिन अब काफ़ी समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। अगर तुम मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करोगे तो तुम्हें ये भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी और मैं तुम्हें पैसे भी दे दिया करूँगी। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया और फौरन उसने मेरे पैर छूकर कहा कि धन्यवाद आपका दीदी, मैं आपका सारी ज़िंदगी आभारी रहूँगा। मुझे खुशी हुई थी उसको खुश देखकर। अगले दिन वो मेरे घर आ गया था और उस 12 साल के बच्चे ने काफ़ी सारे काम भी किए थे। बर्तन धोए थे, झाड़ू लगाई थी और मुझे बाजार से सामान भी लाकर दिया था। रात को जब मेरे पति घर वापस आए तो उसे देखकर चौंक गए और कहने लगे कि रेखा, ये कौन है? मैंने उनको मोहन के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं जानती थी कि उन्हें मोहन के घर में आ जाने से कोई शिकायत नहीं होगी और मेरी सोच के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा था कि चलो अच्छा है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ये तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और घर के काम भी करेगा। ठीक है, इसके जो पैसे होंगे हम इसे दे दिया करेंगे। उस दिन मुझे थोड़ी तसल्ली मिली थी कि चलो हर्ष ने मोहन को लेकर ही सही थोड़ी बहुत मेरे साथ बातचीत तो की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मोहन को हमारे काम करते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। मोहल्ले की औरतों को भी पता चल गया था कि मोहन नाम का लड़का हमारे घर काम करता है, ईमानदार है, मेहनती है। इसलिए 2-3 घरों से उसे ऑफर मिली थी कि वो मेरे घर के काम से फ्री होकर 1-2 काम उन लोगों के भी कर दिया करे, तो वो लोग उसको पैसे दे दिया करेंगे। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मैंने मोहन से कह दिया था कि तुम बाकी लोगों का काम करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वो लोग भी तुम्हें पैसे देंगे। इस तरह तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। और मैं भी मोहन को अच्छी खासी सैलरी दिया करती थी, जिसकी वजह से उसके घर की परेशानियां धीरे धीरे हल हो रही थी। मोहन बहुत खुश हुआ था। इस तरह उसका भीख मांगना बंद हो गया था। उसने अपने घर वालों को जब ये बात बताई तो उसकी माँ बहुत खुश हुई थी और अब वो मेरे घर के सारे काम करने के बाद मोहल्ले की 2-3 औरतों के काम करने के लिए चला जाता था। लेकिन वो सारा दिन इतना थक जाता था कि उसकी अपने घर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। इसलिए मैंने उसे बोल दिया था कि हमारे घर में एक स्टोर रूम खाली है, वो चाहे तो वहाँ रह सकता है। उसे यहाँ पैसे भी मिल रहे थे और मैं उसे 2 वक्त का खाना भी दिया करती थी। मेरे घर में रहते हुए उसका काम अच्छा चल रहा था, मगर इस दौरान मैंने नोटिस किया था कि मेरे पति अब ज़्यादातर समय घर में बिताने लगे हैं। रात को काम से वापस आकर वो घर से बाहर नहीं जाते थे, घर में ही रहते थे और उन्होंने मोहन से खुद कहा था कि वो अब उसके घर सिर्फ पैसे देने के लिए जाया करे, रात को हमारे घर ही रुक जाया करे और वो अपना सामान भी लेकर यहाँ आ जाए। उनके कहने के मुताबिक मोहन अपना सामान लेकर यहाँ आ गया था। स्टोर रूम का कमरा परमानेंट उसका हो गया था। मगर एक बात अजीब थी कि अक्सर मेरे पति रात को जब घर आते थे तो उसे खामोशी से काफ़ी देर तक देखते रहते थे। 1-2 बार मुझे भी ये शक हुआ था कि कहीं मेरे पति पहले से ही मोहन को तो नहीं जानते। जब मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था और वो काफ़ी देर तक मोहन के साथ बातचीत भी करते थे। अब उसे हमारे यहाँ नौकरी करते हुए धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया था। मेरे पति मेरे साथ अभी भी इसी तरह से दूरी बनाए हुए थे। मैं उनकी दूरी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए एक रात जब वो कमरे में बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई, उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए और उनके कंधे पर सर रख दिया। मेरी इस हरकत से वो एक ही झटके से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? मैंने कहा, हर्ष आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे मैं आपकी पत्नी नहीं कोई अनजान औरत हूँ। आपको याद भी है कि आखिरी बार आप मेरे करीब कब आए थे? बस बहुत हो गया हर्ष, मुझसे आपकी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एक घर में रहते हुए भी हम दोनों पति पत्नी अनजानों की तरह व्यवहार करते हैं। आखिर क्यों आपने मुझसे इतनी दूरी बनाई हुई है? मेरे सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरते रहे और घर से बाहर चले गए। काफी देर तक मैं उनका इंतजार करती रही। आखिर क्या बात थी, क्या वजह थी ये सब करने की?
मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं काफ़ी देर तक बेड पर बैठी यही सब सोचती रही थी और उनका इंतज़ार करती रही। मगर जब वो काफ़ी देर तक कमरे में नहीं आए, तो मैं अचानक ही अपनी जगह से खड़ी होकर सीधा बाहर आ गई थी। किचन की लाइट जल रही थी। देखा कि मेरे पति किचन में मौजूद थे। वो घर आ चुके थे। यकीनन वो किसी काम से किचन के अंदर गए होंगे। मैं फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी तो अंदर से आती हुई आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। मैं वहीं किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर इस आवाज़ को सुनने लगी। किचन में सिर्फ मेरे पति नहीं बल्कि उनके साथ मोहन भी मौजूद था। वो मोहन से कह रहे थे कि मोहन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी ज़ुबान बंद रखना। तुमने बराबर वाली सुशीला चाची को क्यों बताया? जबकि वो बच्चा जो हमारे घर आता था काम करने के लिए, वो सहम कर मेरे पति को देख रहा था। वो बुरी तरह से डरा हुआ था। मेरे पति अभी इससे पहले कुछ कहते, इससे पहले ही मैं किचन में दाखिल हो गई थी और मोहन को अपने पीछे करते हुए बोली, क्या हो गया है आपको? अचानक से क्यों आप मेरा गुस्सा उस पर निकाल रहे हैं? आखिर इसने क्या बात बता दी सुशीला चाची को? मेरा सिर्फ इतना कहना था कि मेरे पति तो बुरी तरह से हड़बड़ा गए थे और मुझे देखते हुए कहने लगे, तुम तो अभी अंदर बैठी हुई थी ना, तो फिर बाहर क्यों आई हो? मैं अभी कुछ कहती, इससे पहले ही मोहन रोई हुई आवाज में बोला, दीदी मैं अपने कमरे में चला जाऊं? मैंने नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वो काफी डरा हुआ लग रहा था। मैंने धीमे से सर को हिलाया और कहा कि ठीक है, तो वो फौरन ही भागकर अपने कमरे में बंद हो गया था। मैंने नजर उठाकर अपने पति की तरफ देखा तो वो एक बार फिर से गुस्से से दहाड़े थे और कहने लगे कि मेरे मामलात से दूर रहा करो। तुम्हें पता है कि ये बच्चा हमारे घरेलू मामलात बराबर वाली औरत को बता रहा है। आखिर ये वहाँ काम करने जाता है या हमारे घर की खबर देने? इसकी इस घटिया हरकत पर मैं इसे डांटू भी नहीं। मैं फौरन बोली, कौन से मामलात? न हम दोनों पति पत्नी के बीच कोई लड़ाई होती है, न हम दोनों पति पत्नी के बीच कोई मोहब्बत भरी बात होती है और न ही हमारे बीच में आपस में पैसों को लेकर कोई बहस होती है। न किसी तरह की तंगी का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये जाकर वहां बता रहा है? न ही हम दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं जो वो हमारे पर्सनल संबंध के बारे में उन्हें बताए। मैं अभी आगे कुछ कहती, इससे पहले ही मेरे पति ने मेरा बाजू थाम लिया था और मुझे अपने करीब करते हुए बोले, बेहतर होगा कि अपने मामलात अपने तक ही रखो। मैं किसी भी तरह का सुलूक करूं उसके साथ, ये मेरी प्रॉब्लम है। वैसे भी तुम सिर्फ उसको इस घर में लेकर आई हो, पैसे उसे मैं ही देता हूँ। ये घर मेरा है, यहाँ मेरे उसूल चलेंगे। ये कहते ही उन्होंने मुझे एक झटके से छोड़ा था और कमरे की तरफ बढ़ गए थे, जबकि मैं हैरान खड़ी रह गई थी कि आज उनका इतना बदला हुआ रूप देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। वैसे तो वो मुझसे कई महीनों से दूर थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत गुस्से में भी नजर आ रहे थे। ये बात मुझे कई दिनों से महसूस हो रही थी और मैं नोटिस कर रही थी कि मोहन भी मेरे पति से काफी डरा डरा रहता था। जहां पर हर्ष होते थे वो वहां से चला जाता था। हालांकि मैंने अपने सामने तो कभी अपने पति को उसको रोकते टोकते या किसी बात पर डांटते हुए नहीं देखा था। ऐसा तो आज ही हुआ था। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक बात तो पक्का थी कि मेरे पति और इस बच्चे के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिससे मैं पूरी तरह से अनजान थी। हालांकि जब से हमारे घर में मोहन आया था, मुझे तो काफी मदद हो गई थी। वो अनाथ था, इसलिए मुझे उस पर रहम भी आ रहा था। फिर मुझे वो समय याद आया जब मोहन हमारे घर आया था। मेरे पति ने जब उसे पहली बार देखा था तो वो काफी देर तक उसे देखते रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उसके साथ बातचीत की थी और कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो एक कंडीशन है। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई थी कि वो भला उसके साथ क्या कंडीशन रख रहे हैं। मैं कुछ कहती इससे पहले ही हर्ष कहने लगे कि यहाँ काम करना है तो 24 घंटे यहाँ पर रहना होगा, क्योंकि अक्सर मोहन कभी कभी अपने घर चला जाता था और उनका कहना था कि मुझे रात को किसी भी समय तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने घर बिल्कुल मत जाया करो। सिर्फ संडे को ही अपने घर चले जाया करो, वो तुम्हारी छुट्टी का दिन होगा। उस दिन तुम अपने घर जा सकते हो, अपने घर वालों से मिल सकते हो, लेकिन उस दिन भी रात तक तुम्हें वापस आना होगा। मैं फौरन कहने लगी कि नहीं नहीं हर्ष, मोहन के पिता की मौत अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। उसकी माँ और बहन भाई घर में अकेले होते हैं। वो बेचारा वैसे ही 3-4 दिन में एक बार अपने घर जाता है। अब तुम ऐसा मत करो कि वो पूरे एक हफ्ते में एक ही बार अपने घर जाया करे। अगर वो परमानेंट यहाँ रहेगा तो फिर उसके पीछे उसकी माँ और बहन भाई परेशान हो जाएंगे। मैं कुछ कहती इससे पहले ही मेरे पति दहाड़ते हुए बोले, तुम खामोश रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मोहन से बात कर रहा हूँ।
ये मेरे और मोहन के बीच की बात है। उनकी बात सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। शादी के बाद ये पहला समय था जब उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह से एक अनजान बच्चे के सामने डांटा था। मैं खामोश हो गई थी, जबकि मोहन को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। उसने कहा, दीदी, मेरी मम्मी और भाई बहन को इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। भैया ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ रुक जाऊंगा, मगर मुझे संडे की रात में रुकने की इजाज़त दे दो, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार तो उन लोगों के साथ रुकना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पति सोचने पर मजबूर हो गए थे और उन्होंने कह दिया था, चलो ठीक है, हफ्ते में एक रात और एक दिन तुम अपने परिवार के साथ बिता सकते हो। मैं गहरी सोच विचार में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि क्या इस बात का कोई मतलब है, क्या मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अगर मेरे पति ने मोहन को घर में 24 घंटे की ड्यूटी दी है, तो वो उस हिसाब से इसे पैसे भी देते हैं। पूरे 25,000 रुपये पैसों का सुनकर तो मोहन पूरी तरह से तैयार हो गया था, जबकि डरती हुई नज़रों से मैं अपने पति को देख रही थी कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम मोहन को देने के लिए कहा था। मेरे पति तो मुझे अपने आगे कुछ बोलने नहीं देते थे, इसलिए मैं खामोशी रहती थी। हालांकि मैंने सोचा भी था कि मैं अपने पति को अकेले में समझाऊं कि नहीं, ऐसे किसी बच्चे की जिम्मेदारी रात भर के लिए लेना खतरनाक होगा। लेकिन उस रात मेरे पति ने मेरी एक न सुनी थी। वो मोहन के मामले में हमेशा यही कहते थे कि तुमसे ज़्यादा बेहतर मैं जानता हूँ। अगर इस बच्चे ने हमारा सामान चोरी कर लिया तो फिर क्या होगा? मैं फौरन बोली, वो सिर्फ एक 12 साल का बच्चा है, वो भला क्यों चोरी करेगा? और आप उसे 25,000 रुपये दे रहे हैं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम किसी नौकर को नहीं दी जाती। मगर हर्ष तो ऐसे हो गए थे जैसे उन्हें कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मोहन हमारे घर में परमानेंट शिफ्ट हो गया था। उसकी माँ ने उसे इजाज़त दे दी थी कि अगर तुम्हारा मालिक इतने पैसे देने के लिए तैयार है, तो तुम एक दिन के लिए भी यहाँ पर मत आओ। वही तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो अपने काम पर ध्यान दो। मोहन शुरू शुरू में जिस तरह से चहक चहक कर मुझसे बातें करता था, वो सब अब खत्म होता जा रहा था। वो अब काफ़ी डरा सहमा रहने लगा था और उसके पीछे क्या वजह थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी भी जो नज़ारा मैंने देखा था, वो मुझे भटकाने पर मजबूर कर गया था। कुछ देर तक मैं किचन में ही खड़ी रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में आ गई थी। मेरे पति लैपटॉप के सामने बैठे अपने काम में बिजी थे। मैं धीरे धीरे चलती हुई उनके पास आ गई थी और उनके बराबर में बैठते हुए कहने लगी कि हर्ष, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना था कि। वो फिर से ज़ोर से चिल्लाए और कहने लगे कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मामूली सी बात थी, इस बात के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं फ़ौरन बोली, हर्ष, मैं आपसे मोहन की बात नहीं करना चाह रही हूँ, बल्कि अपनी बात कर रही हूँ। और आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं इससे पहले कुछ कहती, उन्होंने मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और मुझे देखते हुए बोले, अपनी बकवास बंद रखो। मेरे साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी समय से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। जाकर खामोशी से सो जाओ। आज तो मेरे पति ने हद ही पार कर दी थी। अब उनकी नाराज़गी मेरे साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इतनी बढ़ गई थी कि बात थप्पड़ तक पहुँच गई थी। यह हैरत अंगेज के तौर पर मुझे चौंका देने वाला थप्पड़ था। उनका थप्पड़ मारना मुझे बेहद ही बुरा लगा था, लेकिन इससे एक बात साफ झलक रही थी कि वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तभी तो इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। मैं खामोशी से अपनी जगह से खड़ी हुई थी और बिस्तर पर जाकर लेट गई थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था और इस 1 साल में उन्होंने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। शादी के समय मेरे पिता ने मुझे गले लगाकर सिर्फ एक बात कही थी कि कभी तुम्हारा दिल ना चाहे या फिर वो इंसान तुम्हें मोहब्बत ना दे तो तुम लौट आना, तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले होंगे। लेकिन मैं अपना घर बसाना चाहती थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे लगता था कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोते रोते मैं कब गहरी नींद में गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। लेकिन अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी जब अचानक एक चीख की आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई थी। पहले मैंने इस चीज़ को अपना वहम समझा था और फिर वापस करवट लेकर सो गई थी। लेकिन कुछ लम्हे बाद दोबारा इसी तरह की चीख से मेरी आंख खुल चुकी थी। मैं बहुत ही कच्ची नींद की आदी थी। कुछ लम्हे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मेरा दिमाग जाग गया तो मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई थी। कमरे में मेरे पति का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। आखिर वो कहाँ चले गए थे, मुझे नहीं पता था। अभी मैं बिस्तर से उतरती जब एक बार फिर से मुझे वही चीख की आवाज़ सुनाई दी थी।
थोड़ा सा ध्यान देने पर मुझे एकदम से एहसास हुआ था कि ये तो मोहन की आवाज़ थी। वो बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था। मैं फौरन चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकल आई थी। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैं थोड़ा हैरान हुई थी, भले इस समय उसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है। अभी मैं आगे बढ़ ही रही थी जब अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरे पति कमरे से बाहर आए थे। मैंने उनका पसीने से भीगा हुआ चेहरा देखा था। उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े बेहाल थे। लम्हे भर के लिए मैं अपनी जगह पर दंग खड़ी रह गई थी। वो मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा चुके थे। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो फौरन कमरे में चले गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अजीब से ख्याल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे, क्योंकि ऐसे कई हादसे मैं सुन चुकी थी जिसमें मालिक ने छोटे बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाया। मेरे कदम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। कुछ लम्हे मैं अपनी जगह पर खड़ी रही थी और फिर मेरे कदम फौरन मोहन के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। अभी मैं हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोलती जब अचानक मेरे पति ने मेरा बाजू थाम लिया था और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आए थे और बिस्तर पर पटकते हुए कहने लगे कि कुछ देर पहले मैंने तुम पर हाथ उठाया है, तुम्हें बेइज्जत किया है कि तुम अपने मामलात अपने तक ही रखो। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। मैं मोहन को सैलरी देता हूँ, उसके साथ में कुछ भी करूँ ये मेरा मामला है। आखिर तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? उनकी बात सुनकर तो मैं एकदम से चीख उठी थी। मैंने कहा, आप पागल हो चुके हैं हर्ष, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं इस बच्चे के साथ? क्या कर रहे थे आप उसके साथ कमरे में? मैंने फौरन उनसे 2-3 सवाल कर लिए थे, जबकि उनके पास एक सवाल का भी जवाब नहीं था। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगे कि चुपचाप सो जाओ, वरना मेरा तुम वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहता। उनकी बात सुनकर तो मुझे सांप सूंघ गया था। मैं खामोशी से अपने बाल समेटकर बिस्तर पर लेट गई थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। वो मेरे बराबर में लेटते ही मेरा हाथ थाम चुके थे और मुझे देखते हुए कहने लगे कि बिस्तर से उतरने की भी कोशिश मत करना और खामोशी से सोती रहो। जबकि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, कुछ गड़बड़ थी। मोहन मेरे अपने घर में सलामत नहीं था और यही एक चीज़ मुझे बेचैन कर रही थी। काफ़ी देर तक मैं अपने पति के बारे में ही सोचती रही थी। मेरे पति ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मुझे अब अपनी कलाई में दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। कई बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मगर उन्होंने इतनी मजबूती और सख्ती से मुझे पकड़ा हुआ था कि वो मेरा हाथ छोड़ने पर राजी ही नहीं थे। अगली सुबह का सूरज पूरी तरह से चारों तरफ अपनी रोशनी फैला चुका था। सुबह होते ही मैं फौरन कमरे से बाहर आई थी। मैंने देखा कि रोज की तरह मोहन नाश्ते की तैयारी कर रहा था। वो रोज सुबह चाय बनाता था। ये काम मैंने उसकी जिम्मेदारी पर लगाया हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती थी और मैं उठकर किचन में जाने लायक नहीं रहती थी। इसीलिए सुबह का नाश्ता मोहन बना लिया करता था। मैं उससे कुछ कहती इससे पहले ही उसकी हालत देखकर मैं अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई थी। उसकी गर्दन लाल और हाथों पर दांतों के निशान साफ तौर पर जगमगा रहे थे। उस बच्चे की हालत बहुत खराब लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, चेहरे पर नील के निशान थे और वो बहुत ही कमजोर नजर आ रहा था। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, मगर फिर भी वो बेचारा काम कर रहा था। मैं उससे कुछ कहती उससे पहले ही वो मुझे देखते हुए कहने लगा कि दीदी जी, मैंने दूध वगैरह गर्म कर दिया है, क्या मैं कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लूं? अगर आप मुझे इजाज़त दे दे तो। मैं जानती थी कि वो बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशान है। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और उसका लड़खड़ाता हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने अपने सर को हल्का सा हिला दिया था, क्योंकि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तो वो बेचारा खामोशी से अपने कमरे में चला गया था। लेकिन मुझे बहुत कुछ समझा चुका था। वो बच्चा यहाँ सलामत नहीं था और ये बात मुझे अब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई थी। मेरी आंखों से बार बार आंसू बहना शुरू हो गए थे। दिल ऐसा लगता था जैसे किसी ने मजबूती के साथ मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं रोती हुई जमीन पर बैठती चली गई थी। मेरे पति इतने घटिया होंगे, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। काफी देर तक मैं वहीं बैठी रही थी और फिर हिम्मत करके वापस कमरे में आ गई थी। मेरा इरादा उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का था, क्योंकि मुझे पता था अभी मैं उनसे किसी भी तरह का कोई सवाल करूंगी तो वो साफ मुकर जाएंगे और मैं नहीं चाहती थी कि एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मुझे पता था कि मेरा सवाल ना करना मोहन के लिए और भी मुसीबत खड़ी कर सकता था।
अगले दिन मैंने अपने पति के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया था और उन्हें ऑफिस भेजकर मैं सीधा मोहन के कमरे में आ गई थी। मैंने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बुखार से तप रहा था। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो मेरा दिल तड़प कर रह गया था। मैंने फौरन डॉक्टर को कॉल की थी। थोड़ी देर बाद ही एक लेडी डॉक्टर आ गई थी। जब उसने मोहन का चेकअप किया तो चेकअप करने के दौरान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो बोली कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है? कौन कर रहा है इसके साथ इतना बड़ा अत्याचार? ये एक पुलिस केस है। इस बच्चे को हवस का निशाना बनाया जा रहा है और मैडम आप हैं कि मुझे बुलाकर इसका नॉर्मल अंदाज में चेकअप करवा रही हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी, बल्कि मुझे उनके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। मैंने सर झुकाकर उन्हें एक शब्द भी नहीं बताया था। जब वो लगातार बोलती रहीं और मुझ पर गुस्सा जताने लगी। वो कहने लगी कि मैडम, आपका क्या इरादा है कि आप इस बच्चे को इंसाफ दिलाएंगी या फिर इस बच्चे के साथ गलत होने देंगी? आखिर मुझे बताइए कि इसके साथ ये सब कौन कर रहा है? डॉक्टर लगातार मुझसे ये सवाल कर रही थी तो मजबूरन मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने दोनों कानों को हाथ लगा लिया और कहने लगी कि आपका पति कितना घटिया इंसान है। इस मासूम बच्चे पर उसे तरस नहीं आया। आपको अपने पति को सज़ा दिलवानी चाहिए और इस बच्चे को इंसाफ दिलवाना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके पति के हाथों ये बच्चा मर जाएगा। उनकी बात सुनकर फौरन मैंने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसी बात ना कहिए। मैं इस बच्चे को इंसाफ दिलवाऊंगी। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ कि गुनहगार का साथ दूं। मुझे बस अपने पति को रंगे हाथों पकड़ना है, क्योंकि वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे जब तक मेरे पास कोई सबूत न हो। मेरी बात सुनकर उस डॉक्टर ने मुझे कुछ एडवाइस दी थी और फिर मोहन का ट्रीटमेंट करके चली गई थी। जबकि मैं अब मोहन के पास ही बैठी हुई थी, उसे देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि काश ये दिन देखने से पहले मैं मर गई होती। अगर मुझे पता होता कि मेरे घर आकर इस बच्चे के साथ ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं इसे कभी यहाँ लेकर नहीं आती। मैं लगातार उसके पास बैठी रही, उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही ताकि उसका बुखार उतर सके। कुछ देर के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। वो मुझे अपने पास देखकर बुरी तरह से डर गया था, जबकि मैं उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे तसल्ली दे रही थी। मैंने कहा, मुझे सब पता चल गया है मोहन। मेरे पति रात को अंधेरे में तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? तुमने पहले मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? वो कुछ लम्हे तो खामोश रहा था और फिर मुझे देखते हुए बोला, दीदी, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता था। अगर मैं आपको कुछ भी बता देता तो भैया जी मुझे जान से मार देंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी और कहा था कि मेरी पत्नी को या किसी को भी कुछ मत बताना। मैं फौरन बोली कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बार मुझे सच बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है और कब से हो रहा है? मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। एक बार तुम हिम्मत तो करो। जबकि वो रोते हुए बोला कि नहीं दीदी, भैया जी मुझे मार देंगे। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। मैं अपने घर का अकेला रखवाला हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरी माँ और मेरी छोटी बहन भाई का क्या होगा? वो तो सड़क पर आ जाएंगे और फिर उनकी जिंदगी बदतर हो जाएगी। अब जाकर तो मेरे घर के हालात थोड़े संभले थे। मेरे घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था और उसका सर थपकते हुए कहने लगी कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचा लूंगी और तुम्हें इंसाफ भी दिलवाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। बस तुम हौसला रखना। तुम अभी और इसी समय अपने घर चले जाओ। जब तक मैं तुम्हें यहाँ न बुलाऊं तुम यहाँ पर मत आना। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, लेकिन क्यों? तुम यहाँ खतरे में हो। वो रोते हुए बोला कि दीदी, अगर मैंने यहाँ से नौकरी छोड़ दी तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? आप मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं मानता हूँ कि भैया जी मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। उन्हें ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन वो मेरी मदद भी तो कर रहे हैं। मुझे पैसे भी तो देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा दीदी कि मैं क्या करूँ। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही थी। मुझे पता था कि अगर उसकी नौकरी यहाँ से छूट गई तो उसे कहीं से भी इतने ज़्यादा पैसे, मतलब कि 25,000 रुपये वाली नौकरी तो कहीं भी नहीं मिलेगी। मगर मुझे ये भी पता था कि इस बच्चे की ज़िंदगी यहाँ रहते हुए बर्बाद हो रही है। मैं काफ़ी देर तक खामोशी से उसके पास बैठी रही थी और फिर उसको देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलवा सकते हो? मतलब मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जा सकते हो?
मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि जी जी दीदी, आप मेरे साथ चलिए। आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। आपकी वजह से ही तो मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे अपने घर में जगह दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था और फिर उसके साथ उसके घर आ गई थी। वो बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। उसके घर में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो किसी सुविधा से भरी जिंदगी में होती है। मैं खामोशी से उसके घर में रखी हुई पुरानी सी चारपाई पर बैठ गई थी। उसका घर बहुत ही पुराने टाइप का और कच्चा सा बना हुआ था। उसकी दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई था और एक बूढ़ी बीमार माँ। जब कुछ देर बाद उसकी माँ कमरे से बाहर निकलकर आंगन में दाखिल हुई तो मेरे साथ मौजूद अपने बेटे को देखकर फौरन ही चहक उठी थी और उसे सीने से लगाकर चूमने लगी थी और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने बेटे का जलता हुआ शरीर महसूस हुआ तो वो फौरन कहने लगी कि बेटे, तुम्हें ये क्या हो रहा है? क्या हुआ मेरे बेटे को? और तुमने ये अपनी क्या हालत बनाई हुई है? तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो? तुम्हारे शरीर पर इतने निशान क्यों हैं? वो एक ही सांस में कई सारे सवाल कर चुकी थी। आखिरकार माँ थी, इसलिए अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर बेहद परेशान हो गई थी। मोहन उनका हाथ थामते हुए कहने लगा कि माँ, मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। आप परेशान नहीं हो। सामने देखो कौन आया है। मैं अपनी मालकिन जी को लेकर आया हूँ, इनसे मिलो। उसकी बात सुनकर उन्होंने मुझे देखा था और वह फौरन होश में आई थी। वो मेरी तरफ आई और मुझे नमस्ते करने लगी। कहने लगी कि मालकिन माफ़ करना, मैंने आपको नहीं देखा। उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि जल्दी से मालकिन के लिए ठंडा पानी लेकर आ। हमारे घर में मालकिन आई हैं। माफ़ी चाहती हूँ मालकिन, आपको देख न सकी। आप ठीक हो ना? लेकिन आप यहाँ क्या बात है? उस समय उनकी खुशी देखने लायक थी। गरीब लोगों के घरों में अगर उनके बच्चों के मालिक चले जाएं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। मैंने इस औरत को बैठने का इशारा किया था। मैं जानती थी कि मैं एक बहुत बड़ा कदम उठा रही हूँ। मैं अपने ही पति के खिलाफ जाने की तैयारी कर रही थी और मैं अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। लेकिन मैं एक इंसान थी और एक इंसान होने के नाते मुझ पर ज़रूरी था कि मैं इस गरीब बच्चे की मदद करूं। मैंने मोहन की मां का हाथ पकड़ते हुए कांपते हुए शब्दों में कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इनसे बात करूं। पता नहीं अपने बेटे की हालत के बारे में सुनकर उनका क्या रिएक्शन होगा। मोहन की मां ने एक नज़र मुझ पर डाली थी और सवाल करती हुई आंखों से कहने लगी कि सब ठीक है ना? क्या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है? मैंने इनकार में सर हिलाया था और कहा था कि नहीं, आपके बेटे से कोई गलती नहीं हुई। बल्कि मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए थे और कहा था, सिर्फ आप तसल्ली से 10 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने हल्के से सर हिला दिया था और मोहन को बाहर भेज दिया था, साथ ही अपने बाकी बच्चों को भी उन्होंने बाहर ही खेलने के लिए रवाना कर दिया था। अब घर में सिर्फ वो और मैं ही मौजूद थी। मैंने सर झुकाकर एक एक बात उनको बता दी थी। हालांकि मैं बेहद शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि गलती करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही पति था, जिसकी वजह से मुझे आज एक गरीब औरत के सामने शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ रहा था। मेरी पूरी बात सुनकर उनकी आंखों में हैरानी फैल गई थी और वो एक झटके से खड़े होते हुए कहने लगी, मालकिन, आप ये क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। ये सच नहीं है। मेरा बेटा इतनी तकलीफ में है। मेरे बेटे के साथ इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने उनका हाथ थाम लिया था और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये बातें बहुत तकलीफदेह होंगी, क्योंकि ये बातें मेरा भी जीना दुश्वार कर चुकी हैं। मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। वो कहने लगी कि मालकिन, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे को बचाना है। मेरे बेटे ने इतनी कम उम्र में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन कैसे? आपको मुझसे किस तरह की मदद चाहिए? मैं अपने अनाथ बच्चे को इस तरह से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। मैंने फौरन उन्हें कहा कि आप पुलिस में जाकर मेरे पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए, ताकि आपके बेटे का आरोपी पकड़ा जाए और उसे सज़ा मिल सके। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई थी और कहने लगी कि नहीं नहीं मालकिन, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। पुलिस वाले हम जैसे गरीब लोगों के हक में नहीं बोलते, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने बेटे को नौकरी से ही हटा लेती हूँ। फिर हमारा आपके और आपके पति से कोई संबंध नहीं रहेगा और फिर मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप इस बात को दबाना चाहती हैं। आपका बेटा बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। अगर आप इनकार करोगी तो मेरे पति को ये सब कुछ करने की और भी ज़्यादा इजाज़त मिल जाएगी। आप अपने बेटे को अपने घर बिठा लेंगी तो मेरे पति आपके बेटे के साथ न सही मगर किसी और के बेटे के साथ ये सब कर सकते हैं।
एक बार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाइए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और मोहन को उसके महीने की तनख्वाह भी मिल जाएगी। मेरी बात पर वो खामोश हो गई थी और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। और फिर वो मेरे साथ कल पुलिस स्टेशन गई और मेरे पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जबकि इंस्पेक्टर काफ़ी हैरान हुआ था क्योंकि साथ में मैं भी मौजूद थी। उन्होंने कई बार मुझसे भी सवाल जवाब किए थे कि मैडम, क्या आप खुद अपने पति की गवाही दे रही हैं? जबकि मैंने कहा था कि मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने पति के खिलाफ गवाही दे रही हूँ। मेरा पति उस बच्चे को अपनी हवस का निशाना बना रहा है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और फौरन ही मोहन मेडिकल टेस्ट होने के लिए भेज दिया गया था और फिर सच्चाई सामने आ गई। 2 दिन के बाद ही मेरे पति को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। मेरे पति को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी पत्नी उनको उनके जुर्म की सजा दिलवा सकती है। उन्हें लगता था कि वो अपने पैसे की ताकत से उस मासूम पर अत्याचार करते रहेंगे और वो बेचारा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता रहता। मेरे पति के पास दौलत थी, मगर हमारा कानून इस समय हमारे साथ खड़ा हो गया था। इतनी आसानी से एक बच्चे के साथ ये सब नहीं हो सकता था। ये बात पूरे मोहल्ले में फैलने के साथ साथ बल्कि पूरे शहर को पता चल गई थी, क्योंकि मीडिया को भी इस खबर के बारे में पता चल गया था और फिर मेरे पति की इज्जत के परखच्चे उड़ गए थे। मेरे घर वालों को जब पता चला कि मैं इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही हूँ, तो सब लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए आ गए थे। बल्कि मेरी इस बहादुरी से मेरे परिवार वाले बहुत इम्प्रेस हुए थे। किसी ने भी मुझे ब्लेम नहीं दिया था कि मैंने अपने पति के साथ ये सब क्यों किया। मैं चाहती तो अपने पति के गुनाहों को छुपा भी सकती थी, मगर नहीं। मुझे पता था कि अब एक ऐसे इंसान के साथ जो मर्द होकर भी मर्द नहीं है, ऐसे इंसान के साथ मेरे माता पिता भी मुझे नहीं रहने देते। मेरे पति को सजा हो गई थी और मोहन को इंसाफ मिल गया था। मैं जब हर्ष से तलाक लेने के लिए थाने पहुंची तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी, तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं ये सब क्यों करता हूँ। तुमने बस मुझे आरोपी समझ लिया और मेरे खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। तुमने सिर्फ अपनी मर्जी चलाई है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं सिर्फ इतना बोली थी कि मुझे आपकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप एक गुनाहगार हैं और आप जैसे गुनाहगार आदमी को माफ़ी नहीं मिलती। मगर उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे थे। कहने लगे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो, तुम अभी भी मुझे बचा सकती हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं बचाऊंगी। मेरी बात पर वो कुछ लम्हे खामोश रहे थे। मैं काफ़ी देर तक वहीं रही थी और उनके पास बैठ गई थी। वो सर झुकाकर कहने लगे कि मैं 15 साल की उम्र में इस गंदगी में शामिल हो गया था। जब मेरे माता पिता की मौत हुई थी तो मेरे भाइयों ने मुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। वहाँ भेजने के बाद उन्होंने कभी मेरी कोई खैर खबर ही नहीं ली थी। मैं अकेला वहाँ की ज़िंदगी में मगन हो गया था। हॉस्टल में ये काम बहुत आम हो चुका था। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे माता पिता जब मैं बहुत छोटा था तभी गुजर गए थे। मेरी परवरिश मेरे दोनों भाइयों ने ही की है। उन्हीं की बदौलत में एक हॉस्टल में रहता था। शाम से लेकर रात तक हम वहीं रहते थे और इस दौरान मेरी दोस्ती कुछ खराब लड़कों से हो गई थी जो ये काम बहुत शौक से करते थे। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं उनसे मना किया करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं इस लत में शामिल होता चला गया था और इस काम को मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। शादी से पहले तो ये काम मैं बहुत आसानी से कर लेता था। किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता था। मैंने अपने भैया भाभी से मना भी किया था कि वो मेरी शादी ना करें, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी थी। जब मेरी तुम्हारे साथ शादी करवा दी गई तो शादी के बाद मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ भी संतुष्ट नहीं होता था। शुरू शुरू में मैंने तुमसे दिखावे की मोहब्बत की, लेकिन फिर मैं तंग आ चुका था क्योंकि मेरे लिए तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। मुझे तुमसे वो सुकून हासिल नहीं होता था, इसलिए मैं घर से बाहर जाकर अपना ये काम करता था और तुमसे दूर दूर रहता था। लेकिन जब मैंने मोहन को देखा तो मुझे लगा कि अब मुझे घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत, जब मेरे घर में ही शिकार है। मैंने मजबूरन मोहन के साथ ये सब करना शुरू कर दिया था, मगर मैं क्या करता, मैं खुद को रोक नहीं पाया था। इतना कहकर मेरा पति खामोश हो गया था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं खुद अभी और इसी समय अपने पति का मुंह तोड़ दूं कि वो ये बात कितनी आसानी से बोल रहे थे कि मैं खुद को रोकता था, लेकिन रोक नहीं पाता था। मैं उनको देखते हुए कहने लगी कि आपकी वजह से एक छोटे बच्चे का दिमाग जितना ख़राब हुआ है, मैं बता नहीं सकती। न जाने वो किन हालात से गुजरेगा।
आपकी वजह से उसके बचपन पर दाग लग गया। मैं ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसा इंसान कोई ना बने और आप जैसा पति किसी औरत को ना मिले। मैं कितनी उम्मीदों के साथ आपके घर में आई थी, आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, अपनी सारी खुशियाँ आप पर न्योछावर कर देना चाहती थी, मगर आपने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। मैं अब आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना। मेरे पति के पास अब शर्मिंदा होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने मुझे तलाक दे दी। जब मैं तलाक लेकर वापस लौटकर घर आई थी, तो उसके ठीक 1 हफ्ते बाद ही पुलिस स्टेशन से मुझे खबर मिली थी कि मेरे पति ने जेल में ही आत्महत्या करके खुद की जान ले ली है। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी कि ये उनके साथ क्या हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा था, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए रोना मेरी नज़र में पाप है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक सबक सीखा है कि हमें अपने बच्चों पर हद से ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। माता पिता जिंदा नहीं हैं तो क्या हुआ, भाई बहनों की जिम्मेदारी है उन पर नज़र रखें। देखें कि उनके छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा भाई है तो उसकी पत्नी को ख्याल रखना चाहिए। इतने बड़े पाप से हम सबको डरना चाहिए, और ऐसा काम करते हुए तो हमें दूसरों को भी रोकना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो इंसाफ करता ज़रूर है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मोहन की ज़िंदगी पर ग्रहण लगा, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। अगर आप में से भी किसी के घर पर किसी का पति, बेटा या भाई ऐसा करता है, तो उसे रोकिए, उसे सबक सिखाइए, उसे एहसास दिलाइए कि वो गलत कर रहा है। मैं तो वापस अपने मायके आ गई। यहाँ रहकर मैं कोई नौकरी वगैरह तो नहीं कर रही, लेकिन मेरे पति का घर जिसमें मैं रहा करती थी, उसको मैंने किराए पर दे दिया। वहाँ से जितना किराया आता है, वो सब मैं मोहन के परिवार में भिजवा देती हूँ, जिससे मोहन के घर का गुजारा चल रहा है। मगर मोहन कहता है कि दीदी, आपने मेरे लिए जो किया है, उसका एहसान मैं एक दिन ज़रूर उतार कर रहूँगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, तब शायद मुझे आपके पैरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी मेहनत से कमा लूँगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।